नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने भारत में डर और दहशत फैलाने के लिए अब अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। कभी गैंगस्टरों के जरिए टारगेट किलिंग की साजिश, कभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए युवाओं को बरगलाने की कोशिश, तो कभी सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की तैयारी। आतंकी संगठनों की रणनीति लगातार खतरनाक होती जा रही है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने साफ कर दिया कि भारत की शांति और सुरक्षा को चुनौती देने के लिए सीमा पार से लगातार नई नई साजिशें रची जा रही हैं। और कभी 18 साल से छोटे बच्चों को भी इंस्टाग्राम के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काने का एक नया माजरा सामने आया है। आतंक का ये नेटवर्क सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, फर्जी पहचान और आपराधी गिरोहों के सहारे अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। सवाल बड़ा है, आखिर आतंक के सरगना भारत की व्यवस्था को खराब करने के लिए कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से कि अब आतंक अपना जाल कैसे बिछा रहा है और इसका असर यूपी में कैसे देखने को मिल रहा है। आतंक का नया डिजिटल जाल, पाकिस्तान से डिजिटल कनेक्शन। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया कासगंज का शहबाज सिद्दीकी मजदूरों के पैसों से 2 मोबाइल खरीद कर चलाता था। महज चौथी बार शहबाज जैश ए मोहम्मद कमांडर मोहम्मद उमर से होने वाली चैट, मैसेज और कॉल डिटेल डिलीट कर देता था। लेकिन यूपी एटीएस की सतर्कता ने सतर्क निगाहों से वो बच नहीं पाया। यूपी एटीएस ने पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद उसके दोनों मोबाइलों के मैसेज और कॉल डिटेल रिकवर करने और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित करने के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। क्या कुछ हुआ है इस मामले में, कैसे ये पकड़ा गया, देखिए रिपोर्ट। इंस्टाग्राम से आतंकियों की घुसपैठ, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ की साजिश। पूछताछ में शहबाज ने बताया कि उसने इस्लामी जिहाद और शरिया कानून पर गंभीर बातें मोहम्मद उमर से की और मैसेज आदान प्रदान किए। कासगंज पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि इस मामले में एटीएस अपना काम कर रही है। यूपी एटीएस की पूछताछ में शहबाज सिद्दीकी ने बताया कि वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक्टिव पाकिस्तानी सदस्य मोहम्मद उमर से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में था। 14 फरवरी को मोहम्मद उमर ने शहबाज को मैसेज किया कि आज तो आपके भारत में ब्लैक डे होगा, पर हमारे लिए खुशी का दिन है। बता दें कि इस दिन भारतीय सेना पर पुलवामा हमला हुआ था। गंगा कटरी में झोपड़ियों में बैठे बैठे शहबाज का पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद कमांडर मोहम्मद उमर से जुड़ गया। इसका अंदाजा मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार को भी नहीं लग सका। मां फाहिमदा और चाचा हारून को जब पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े आतंकवादी से शहबाज के जुड़े होने की बात पता चली तो होश उड़ गए। मां फहमीदा की माने तो 18 फरवरी को दोपहर 1 बजे टूटे फूटे घर और झोपड़ियों पर गाड़ियों से आई एटीएस टीम शहबाज को उठा ले गई। मां के पूछने पर एटीएस ने अपने बारे में बताया। इसके बाद तो परिवार में अफरा तफरी मच गई। मां ने बताया कि उनके बेटे के पास 2 मोबाइल फोन थे, वो उसने मेहनत मजदूरी करके खरीदे। शहबाज उनके सामने कुछ देर के लिए मोबाइल चलाता। अगर झोपड़ी में अकेले में मोबाइल चलाता था तो किससे जुड़ा रहता था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। उसने बताया कि शहबाज अपने 6 भाई बहनों के बीच में तीसरे नंबर का बेटा है। सबसे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और वो पक्के मकान में रहता है जो अभी आधा अधूरा बना है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। शहबाज अपने भाइयों के साथ मजदूरी करके अपना खर्च चलाता था। वहीं चाचा हारून पास में ही घर में रहते हैं। उनका कहना है कि शहबाज देखने में ऐसा नहीं लगता था कि वो पाकिस्तान के लोगों से मोबाइल के जरिए जुड़ा है। हम मेहनत मजदूरी करने वाले क्या जाने कि कौन जैश ए मोहम्मद और कौन मोहम्मद उमर। हम तो अपने गांव में सादा जीवन जी रहे हैं। घर के बाहर पुलिस आई तब पता चला कि शहबाज ने कुछ ऐसा कर दिया
जो उसे बाहर से पुलिस उठाने आई। बाद में पता चला कि वो पुलिस एटीएस थी। इन खुलासों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं ने अब आतंक फैलाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क, गैंगस्टरों और स्थानीय मॉड्यूल के जरिए भारत के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश। ये सब एक बड़े और सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। सहारनपुर से भी एक बड़ा गैंग पिछले दिनों पकड़ा गया था। यूपी एटीएस और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी में एक्टिव आतंकी मॉड्यूल। सहारनपुर में एटीएस एसटीएफ का बड़ा एक्शन। सहारनपुर और आसपास के इलाकों में एटीएस और एसटीएफ का बड़ा एक्शन सामने आया। एसटीएफ और एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। वो सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए उनसे निर्देश ले रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल नेटवर्क के सदस्य होने का दावा किया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों में 2 सहारनपुर, 1 हरिद्वार और 1 मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोप है कि ये लोग देश के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर से शेयर कर रहे थे। जांच एजेंसियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि शुरुआती जांच में पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के अहम सुराग मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के एटीएस थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू हो गई है। यूपी एटीएस की ओर से कहा गया कि 26 मई को एसटीएफ के साथ कार्रवाई के दौरान सहारनपुर और आसपास के इलाकों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस की ओर से बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों में सहारनपुर निवासी महकाब, मुजफ्फरनगर निवासी गगनदीप उर्फ गुरी, सहारनपुर निवासी शाहरुख और हरिद्वार निवासी मुशर्रफ शामिल हैं। इनके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। ये लोग कथित तौर पर उसके स्लीपर सेल का हिस्सा थे। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के बाद दावा किया कि आरोपी सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग ऐप का उपयोग करते थे। वो पाकिस्तानी हैंडलर से इसी जरिए संपर्क करते थे। उनके खिलाफ संवेदनशील स्थानों की रैकी, युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने और आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। फिलहाल मामले की जांच अभी भी जारी है और बाकी आतंकियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आतंक के डिजिटल चेहरे से सावधान। तो ये घटनाएं दिखा रही हैं कि कैसे पिछले दिनों पहले हिंदूवादी नेताओं को टारगेट करने का प्लान था, अब ये पुलिस वालों को निशाना बनाने का प्लान है और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छोटे बच्चों को फंसाया जा रहा है। हालांकि यूपी में जैसे ही इसकी भनक लगी, वैसे ही मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी गई और फिर आतंकी लिंक का खुलासा हुआ, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया। वहीं इससे पहले कुछ पाकिस्तानी आतंकी शहबाज भट्टी के कहने पर भारतीय पुलिस को निशाना बना रहे थे। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस के जवान पर हमला करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन आखिरी समय पर पिस्टल ने धोखा दे दिया। इससे जवान की जान बच गई और ये खुलासा भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच में हुआ है। दरअसल एजेंसियों ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी को नए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान का मास्टरमाइंड बताया। जांच एजेंसियों के मुताबिक भट्टी इस संगठन के प्रचार और ऑपरेशनल गतिविधियों को पाकिस्तान से चला रहा है। ये खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भी किया। केंद्रीय एजेंसियों की हालिया कार्रवाई के बाद हुआ है। यूपी में आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एटीएस और एसटीएफ लगातार एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। इन दोनों एजेंसियों का मकसद आतंकवादी संगठनों, उनके समर्थकों, फंडिंग नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना और समय रहते उन्हें रोकना है। एटीएस आधुनिक तकनीक, साइबर निगरानी, खुफिया सूचनाओं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच करती है। वहीं एसटीएफ विशेष अभियानों, छापेमारी और अपराधियों की गिरफ्तारी में बड़ी भूमिका निभा रही है। समय समय पर इन एजेंसियों ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने
युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और अवैध हथियार जुटाने या देश विरोधी साजिशों में शामिल होने के आरोपों में पकड़े गए। इसके अलावा सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए फैलाए जा रहे कट्टरपंथी प्रचार पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि युवाओं को गुमराह होने से बचाया जा सके। प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते आतंक और अपराध के इस गठजोड़ पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक आतंकी साजिशों का खुलासा हो रहा है और उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि दुश्मन लगातार नए तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती सिर्फ आतंकियों को पकड़ना नहीं, उन डिजिटल और सामाजिक नेटवर्क को खत्म करना है जिनके सहारे युवाओं को बरगलाया जा रहा है, देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों की एक्टिवनेस, तकनीकी निगरानी और आम लोगों की जागरूकता ही इस नए दौर के आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।